हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये डॉक्ट्रिन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास है और उस पावर की लिमिट क्या है। इस टॉपिक के थ्रू हम ये भी समझेंगे कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी हमेशा सेफ रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर तो है, लेकिन ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है, लेकिन ऐसे चेंजेस नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर या उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दे। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी अमेंडमेंट लाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी जितने पार्ट में बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड मेंशन ही नहीं है। ये डॉक्ट्रिन एक जुडिशियल इनोवेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू डेवलप की है। इस डॉक्ट्रिन को प्रॉपर शेप सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 1973 के लैंडमार्क केस में दिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन इसलिए डेवलप की ताकि कोर्ट अपनी पोजीशन को हाईएस्ट गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में मेंटेन कर सके और साथ ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। कोर्ट का मानना था कि अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी को भी चेंज कर सकती थी, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, नाउ इस डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह इंडियन नहीं है, बल्कि इसमें जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का भी इन्फ्लुएंस था। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बेसिक लॉ या ग्रैंड गैजेट कहा जाता है, 1949 में अडॉप्ट किया गया था। जर्मनी ने अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखा था जहां नाजी रेजिम के टाइम पे अनचेक्ड लेजिस्लेटिव पावर ने डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी वजह से जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 के क्लॉज 3 में एक प्रोविजन डाला गया जिसे एटर्निटी क्लॉज कहते हैं। इस एटर्निटी क्लॉज के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक प्रिंसिपल कभी भी अमेंड नहीं किए जा सकते, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन डिग्निटी। इन प्रिंसिपल्स को परमानेंट बना दिया गया ताकि फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट इन्हें खत्म ना कर सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई एक्सप्लिसिट एटर्निटी क्लॉज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जर्मन ज्यूरिस्प्रूडेंस से इंस्पायर होकर एक सिमिलर फिलॉसफी अडॉप्ट की। इंडिया में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेज एडवोकेट पीके नंबियार ने यूज किया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट और एलाबोरेट सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस को पार्शियली ओवरटर्न किया और कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। टाइम के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एलिमेंट आइडेंटिफाई किए। इनमें कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम, नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी और फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच बैलेंस शामिल है। कोर्ट ने कभी एक फिक्स्ड लिस्ट नहीं दी, बल्कि कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता रहेगा। इस डॉक्ट्रिन के काफ़ी फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज सेफ रहते हैं। ये डॉक्ट्रिन पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर पर लिमिट लगाकर ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज को रोकती है। जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन होते हैं। पार्लियामेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर ही। इसके थ्रू फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच बैलेंस बनाया जाता है, जिसे सोशल जस्टिस भी मिलता है और इंडिविजुअल फ्रीडम भी प्रोटेक्ट होती है। लेकिन इस डॉक्ट्रिन की कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर की क्लियर डिफिनेशन नहीं है, जिस वजह से जजेस की इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। इससे जुडिशियल ओवररीच का रिस्क होता है, क्योंकि जुडिशरी के पास अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करने की बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पर भी लिमिट लग जाती है, जबकि पार्लियामेंट लोगों की इलेक्टेड बॉडी होती है। इस डॉक्ट्रिन की वजह से जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते रहे हैं। कभी कभी ये डॉक्ट्रिन प्रोग्रेसिव रिफॉर्म के रास्ते में भी रुकावट बन सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक पिलर बन चुका है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी और इंटीग्रिटी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाता है। इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड जर्मन एटर्निटी क्लॉज दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और ह्यूमन डिग्निटी जैसे वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना। बस फर्क इतना है कि जर्मनी में ये प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है और इंडिया में जुडिशरी ने इंटरप्रिटेशन के थ्रू ये प्रोटेक्शन डेवलप की है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।